संस्कृतायो, मैं प्रभुदयाल तिवारी आपकी अपने चैनल संस्कृत ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बंधुओं, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधि पढ़ी: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप उन संधियों का भी अध्ययन कर लें और कर सकें। ठीक है, आइए बंधुओं, हम पूर्व रूप संधि को देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम पूर्व रूप और पर रूप। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पूर्व रूप संधि का सूत्र। तो पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो एंगः पदांता दति। ठीक है, एंगः पदांता दति, ये जो सूत्र है ये एंग शब्द है। ठीक है, एंग धन आ बराबर पूर्व रूप, और ये अवग्रह वाला आ कोष्ठक में रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। ठीक है, एंग के बाद में अगर आ आए, ठीक है, ह्रस्व आ आए तो क्या हो जाए? पूर्व रूप हो जाए। तो एंग को समझते हैं हम। एंग क्या है? एंग प्रत्याहार है, जो माहेश्वर सूत्रों में जो एक सूत्र है ए ओंग। ठीक है, इस सूत्र को लेकर के बनता है। इस ए से लेकर के इंगा तक एक ही सूत्र से ये प्रत्याहार बनता है एंग। ठीक है, जिसमें 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ए और ओ वर्ण आ गए तो इसको देखिए, एंग अर्थात ए धन आ बराबर क्या होगा? पूर्व रूप। ठीक है, और ओ धन आ बराबर क्या होगा? पूर्व रूप। ठीक है, बराबर में पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक, उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, उदाहरण से हम देखेंगे हरे धन अव, हरे धन अव। ठीक है, एक और शर्त है, ये ए और ओ जो हों एंगः पदांता दति, अर्थात ये पदांत हों। कैसे हों? पदांत हों। तो हरे जो है, हरि शब्द का ये पदांत है। ठीक है, हरे और बाद में ह्रस्व आ है, तो इसमें ए है और ये आ है। ठीक है, ये ए और ये आ, तो यहाँ क्या बचा? हर, और यहाँ क्या बचा? वा। ठीक है, तो इस अब होना क्या है? पूर्व रूप। तो इन 2 वर्णों में संधि हो रही है। ये आ ए जो है यह पूर्व वर्ण है और आ पर वर्ण है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति बन रही है, एंग के बाद में ह्रस्व आ रहा है, तब होना क्या है? पूर्व रूप होना है। ठीक है, तो पूर्व रूप से तात्पर्य ये ए जो है ये पूर्व है और ये आ पर है। ठीक है, तो किसका रूप हो जाए? ए का रूप हो जाए, अर्थात पूर्व रूप हो जाए। ये आ भी ए हो जाए, या यूं कहें ये आ ए बन जाए। ठीक है, तो बन गया। लेकिन आ ने भी यहाँ एक शर्त रखी कि हम ए में मिल तो जाएंगे, ए बन तो जाएंगे, लेकिन हमारा भी कुछ चिन्ह होना चाहिए, हमारा भी कुछ ऐसा निशान होना चाहिए कि ये पता चलता रहे कि यहाँ हम थे। ठीक है ना? तो कहा ठीक है, तो तुम कैसे रहोगे? बोले ऐसे तो नहीं रहोगे, ये तो मिल जाएगा कहाँ? ए में। और तुम रहोगे कैसे? बोले ऐसे आ जाओगे तुम। इसको अवग्रह वाला आ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये हर है और ये ए रा में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? हरे, और ये अवग्रह वाला आ जाएगा और ये वा रहेगा, शब्द बनेगा क्या? हरेव। ठीक है, क्या बन जाएगा? हरेव शब्द बन जाएगा। दूसरा देख लीजिए इसी का उदाहरण, ओ वाला उदाहरण देखिए। विष्णु धन अव। ठीक है, तो विष्णु में ओ है, इसको अलग कर लीजिए। ओ, यहाँ क्या बचेगा? विष्णु बचेगा, और ये अव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, आ पूर्व रूप हो जाएगा, और कैसा बचेगा? यह आ अवग्रह वाला आ बचेगा, और ये ओ, तो ये ओ ड़ा में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? विष्णु, और ये अवग्रह वाला आ रहेगा और ये वा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? विष्णोव। ठीक है, तो ये विष्णोव जो है बन गया।
बीच में यह अवग्रह वाला जो आ है यह पूर्व रूप संधि की पहचान भी है। ठीक है, अगर यह आ बीच में रहता है तो पूर्व रूप संधि होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं पररूप संधि को जानते हैं। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, यहां भी एंग शब्द है, यहां भी एंग शब्द है, लेकिन ये एंग जो है अभी कहाँ रह रहा था, पूर्व में, और अब कहाँ जाएगा, पर में। ठीक है, तो एंग में दो वर्ण आते हैं, ये तो हमने देख लिया, ए और ओ। ठीक है, अब ये संधि जो कहती है अवर्णांत उपसर्ग हो। कौन उपसर्ग हो, अवर्णांत उपसर्ग 22 होते हैं। ठीक है, प्रपरा आदि, तो उन 22 उपसर्गों में वो उपसर्ग जो अवर्णांत हो, तो ऐसे दो उपसर्ग हैं अवर्णांत हैं जो, कौन कौन, एक प्रा और दूसरा उप। ठीक है, दूसरा उप, ये दो जो उपसर्ग हैं इनमें ये अकारांत हैं, अवर्णांत हैं, इनके अंत में आ है। कैसे, इसका विच्छेद करेंगे हम प्रा का, तो होगा पा धन रा धन आ बराबर प्रा, और उप का करेंगे हम तो उ धन पा धन आ, ये बनेगा उप। ठीक है, तो इसमें भी अंत में आ है, अर्थात इसको कहेंगे अवर्णांत, और इसको अंत में भी आ है, इसलिए उप को भी क्या कहेंगे, अवर्णांत उपसर्ग। ठीक है, तो अवर्णांत उपसर्ग हो और पर में धन एंग आदि धातु, मतलब एंग अर्थात ए आदि धातु या ओ आदि धातु। ठीक है, सीधा सा इसको समझे, ए से शुरू होने वाली धातु और ओ से शुरू होने वाली धातु हो तो पर रूप हो जाए। क्या हो जाए, पर रूप हो जाए। ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद अगर ए से शुरू होने वाली या ओ से शुरू होने वाली धातु आए तो पर रूप हो जाए। ठीक है, अभी पूर्व रूप हो रहा था, अब पर रूप हो जाए। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, प्राधन एजते, प्राधन एजते। ठीक है, ये प्रा उपसर्ग है, अवर्णांत है, इसमें अंत में आ है। ठीक है, और ये एजते, एज जो धातु है ए से शुरू होने वाली धातु है। ठीक है, तो क्या होगा, पर रूप हो जाए। ठीक, इसके आ को हम अलग करते हैं, संधि कहाँ होनी है। ठीक है, ये ऐसे बचेगा हलंत प्रा, इससे आ निकाल लिया, आ और ये एज, एजते। ठीक है, एजते, तो इस आ और ए में संधि होनी है। अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए से शुरू होने वाली धातु आई, इसलिए पूर्व पर रूप हो जाए। अभी क्या हो रहा था, पूर्व रूप। ठीक है, तो हमने पढ़ा था हरे धन अव में पूर्व रूप हुआ था, अर्थात बदला आ ही था। बदला क्या था, आ, और पूर्व का पर का आ पूर्व का ए हो गया था, पर का आ पूर्व का ए हो गया था। ठीक है, और अब क्या होगा, अब भी ए ही बदलेगा, लेकिन अब होगा क्या, अब पूर्व का आ पर का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जो है ए में समाहित हो जाएगा, अर्थात इन दोनों के स्थान पर ये आ ए ही होगा। ठीक है, आ और ए मिलकर के क्या होगा, ए, अर्थात ये आ जो है इस ए में समा गया, अर्थात आ ने किसका रूप बना लिया, पर का रूप बना लिया। ठीक है, यही पर रूप संधि है। यहाँ प्रा था ये, और यहाँ जते। ठीक है, वर्ण सम्मेलन करेंगे, ये ए मिलेगा, प्रे हो जाएगा और जते। ठीक है, शब्द बनेगा क्या, प्रे जते। ठीक है, दूसरा उपसर्ग देखते हैं, उप। दूसरा उपसर्ग हम देखेंगे उप। उपधन ओसती, उपधन ओसती। ठीक है, तो ये उप में आ है, अंत में आ है, उप उपसर्ग है और अंत में इसके आ है। ठीक है, और ओसती ओ से शुरू होने वाली धातु है, और ओ क्या है, एंग है, एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है। ठीक है, तो उपधन ओसती, इसको अलग करते हैं, उप आ धन ओ और सती। ठीक है, अब ये आ क्या हो जाना है, पर रूप हो जाए,
तो ये आ ओ में समा गया, अर्थात दोनों के स्थान पर एक ही वर्ण बचा। क्या? आ ओ बन गया, या आ ओ में समा गया, या आ ने ओ का रूप धारण कर लिया। ठीक है, यहां उप है तो उप में ओ मिलेगा, उपो हो जाएगा, और यहां सती है। ठीक है, शब्द बनेगा क्या? उपोषति। ठीक है, शब्द क्या बन गया? उपोषति। ठीक है मित्रों, समझ में आया? पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगा पदांता दत्ति, और पररूप का सूत्र है एंगी पररूपम। ठीक है, यहां पर होता यह है, ए और ओ के बाद में एंग, अर्थात ए और ओ के बाद में अगर आ आए, लेकिन एंग ए और ओ कैसे हो? पदांत हो। ठीक है, पदांत होना चाहिए। तो पदांत ए और ओ के बाद में अगर ह्रस्व आ आए तो पूर्व रूप हो जाए, अर्थात पूर्व का ए या ओ हो जाए। ठीक है, और बीच में आ के स्थान पर एक अवग्रह वाला आ ऐसा रहेगा। ठीक है, और पररूप संधि में क्या होता है? अगर अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ से शुरू होने वाली धातु आती है तो पररूप हो जाए, अर्थात जो पूर्व का आ है वह पर का ए या ओ हो जाए। ठीक है बंधुओं, एक और संधि हम देखते हैं, प्रकृति भाव। ठीक है, प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र जानते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र है प्लुत प्रग्रह्य अचिनित्यम। ठीक है, बोल लीजिएगा इसको, प्लुत प्रग्रह्य अचिनित्यम। ये प्रकृति भाव संधि का सूत्र है। प्रकृति भाव का अर्थ सीधा सा तो यही होता है कि जिसमें कोई संधि न हो उसमें प्रकृति भाव संधि होती है। ठीक है, उसमें कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव। देखिए, ये देखेंगे, प्लुत प्रग्रह्य धन अच। प्लुत और प्रग्रह्य के बाद अगर अच आए तो कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव। कौन सी होगी? प्रकृति भाव। अब प्लुत और प्रग्रह्य क्या है? ठीक है, तो दीर्घ इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन की प्रग्रह्य संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे हरि, हरि एतौ। ठीक है, हरि धन एतौ, हरि विष्णु गंगे। ठीक है, कौन कौन? हरि विष्णु, हरि विष्णु और गंगे अमु। ठीक है, गंगे, इनकी कौन सी संज्ञा है? प्रग्रह्य संज्ञा है इनकी। ठीक है, तो जैसे संधि होती है, देखिए, हरि धन एतौ, हरि धन एतौ, तो क्या होगा बराबर में? हरि एतौ। मतलब इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, और जो जिसमें कुछ भी बदलाव ना हो, कोई संधि ना हो, वही प्रकृति भाव है। दूसरी संधि देखिए, विष्णु एमऊ। विष्णु धन एमऊ होगा, विष्णु धन एमऊ। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? विष्णु एमऊ, विष्णु एमऊ। ठीक है, कोई भी संधि नहीं होगी। तो हरि विष्णु गंगे, इनकी जो प्रग्रह्य संज्ञा है, इसलिए इनके बाद में अगर अच आएगा तो इनमें कोई संधि नहीं होगी। ये ज्यों के त्यों रहेंगे, और ज्यों का त्यों रहना ही शब्दों का प्रकृति भाव संधि है। गंगे अमु देखिए, गंगे धन अमु। ठीक है, क्या बन जाएगा? गंगे अमु। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है बंधुओं, सतत अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।